नमस्कार, मैं हूँ बाबा विजेंद्र। आप देख रहे हैं द डायलॉग का खास चौपाल। इस चौपाल पर आपके मेहमान आदरणीय दया सिंह जी और पॉलिटिकल विशेषज्ञ, राजनीतिक विशेषज्ञ और खास करके राजनीति की पत्रकारिता करने वाले हमारे अखिलेश अखिल जी और रिफॉर्म एक्टिविस्ट मनोहर मनोज जी, आप तमाम मित्रों का मैं अभिवादन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और उन तमाम दर्शकों का भी मैं स्वागत करता हूँ जो आज मेरा शो देख रहे हैं। बने रहिएगा, बातें कुछ हम लोग जो अपने अंदाज में आप लोगों को काफी पसंद आया। हम लोग अब 3 लाख बिना किसी प्रयास के अब 3 लाख को हम लोग छू रहे हैं, तो लगातार सहयोग आपका मिल रहा। आप तमाम ऑडियंस और व्यूअर्स, दर्शक जो हमारा शो देखते हैं, आपको यह शो अच्छा लग रहा है और आपके सहयोग के कारण सब लोगों का उत्साह बढ़ रहा है। फिलहाल जो देश में उत्साह है, प्रथम चरण के चुनाव में थोड़ा देश में उत्साह कम नजर आया, लेकिन बिहार में थोड़ा सा जो है थोड़ी हिम्मत बढ़ी है। बिहार में उत्साह का बता रहा हूँ दिखा और 5-6% वोट जो है 60 प्लस में। लगातार बिहार पर यह बात हो रही थी कि बिहार जो है लोकतंत्र की जननी है, इतनी गहरी निराशा है इस चुनाव से, जनता जो है उदासीन है। तमाम प्रकार की बातें होती रही है प्रथम चरण को लेकर के, लेकिन इस चरण में बिहार ने थोड़ा सा सुधारा है अपने को। लोग घर से बाहर निकले, इस काफी तेज गर्मी और के बावजूद भी लोग बाहर निकले। जो शाम तक की रपट है, लगभग खास करके जो सीमांचल के 3 लोकसभा क्षेत्र है वहां से तो लगभग 64% से ज्यादा मतदान हुए। गंगा पार भागलपुर और बांका को छोड़ दे तो 64% तक का मतदान हुआ वहां का। जो उसके एग्रेशन के कारण पर चर्चा अखिलेश जी और आप करेंगे कि पिछले चुनाव में निराशा क्यों थी और ये दूसरे चरण में जो है इस प्रकार का उत्साह क्यों मिला, ये तमाम प्रकार की बातें हुई है। फिलहाल यह है कि अभी दिल्ली में देखे तूफान, मैं तो अभी स्टूडियो में हूँ और बाहर बहुत तेज तूफान है और शाम ढलते के साथ ही 6 बजे जो है यहाँ मतदान संपन्न हुआ। एकदम तूफान उठा है। अब यह तूफान जो है, अब नरेंद्र मोदी के जीत के रूप में यह तूफान है या इस तूफान को इंडिया गठबंधन अपना तूफान मानेंगे। लेकिन यह है कि शाम 6 बजते ही पूरे आकाश में बवंडर छा गया है। बाहर जो है एकदम बादल गरज रहे हैं। अब किसके किस्मत में ये बादल बरसेंगे ये तो बात की बात है। फिलहाल यह है, अखिलेश जी को शायद पता है कि अखिलेश जी तो किसान है और सब लोग किसान आदमी हैं। अगर गेहूं नहीं कटा हुआ होगा तभी 5 चरण का चुनाव और बाकी है, कुछ नेता खाली हैं। आप गेहूं कटवाने के लिए उन नेताओं को ले जा सकते हैं। आज 8-10 तस्वीरें ऐसी आई है, जो लोकसभा चुनाव में जो नेता सब चुनाव लड़ रहे हैं वो वोट के लिए खेत में गेहूं काटते हुए आज लगभग 6-7 वीडियोज नजर आया है। वो गेहूं काटते हुए नजर आए। और बिहार में तो एक जगह एक नेता मकई खेत में चले गए तो किसान जो है सिंचाई कर रहे थे, पटवन कर रहे थे, तो वो भी पटाने लग गए। मुझे लगता है इस देश में कृषि का भविष्य बहुत बढ़िया है और जिनका भी गेहूं नहीं कटा होगा या खेत सूख रही होगी, अभी 5 चरण का चुनाव बाकी है, मैं मजदूर भेज दूंगा। बहुत ही संवेदनशील नेता सब हो गए हैं कि आपका गेहूं भी काट सकते हैं। पिछले साल हेमा मालिनी भी गेहूं काटी थी, वो भी तस्वीर आपने देखा होगा। और दया जी को अगर भी कोई मजदूर की आवश्यकता है तो अभी आप 30 मई तक आप मजदूरों की आप भरपाई कर सकते हैं। चुनाव बाकी है, जितनी विनम्रता की अपेक्षा है वह उम्मीद कर सकते हैं। फिलहाल यह है कि आज मुझे लगता है कि 2-3 सब लोग कह रहे थे कि भैया आप दूसरे चरण के बाद मंगलसूत्र तमाम प्रकार की जो कवायदे हुई है, आज लेकिन मजेदार, आज तीसरे चरण में आज गाय की एंट्री हो गई। एकदम लग रहा था कि राम जन्मभूमि, 370 तलाक, मेरी गौ माता कहाँ रह गई वह। तो आज गौ माता की एंट्री चुनाव में हुई है और बहुत सुखद संजोग है कि काफी लोगों ने प्रयास किया कि भाई घोषणा पत्र में शामिल करो। मध्य प्रदेश में और तमाम जो पिछले स्टेट में चुनाव हुए थे तो उसमें कांग्रेस आगे बढ़ करके बात कर रही थी कि हम किसानों का, गोपालकों का गोबर खरीद लेंगे, गौरक्षा करेंगे, तमाम प्रकार की बातें होती रही।
लेकिन इस लोकसभा चुनाव में ये प्रयास भी हुआ, गाय को लेकर के कोई घोषणा पत्र में कांग्रेस भी शामिल करे और यह भी शामिल करे, लेकिन नेताओं का क्या कहना, यह तो उपयोगिता बस इन चीजों को करते हैं। आज मुरादाबाद में योगी जी ने कहा कि हम अब बर्दाश्त नहीं करेंगे गोकशी को लेकर के, अब गोकशी बर्दाश्त नहीं करेंगे और बड़ी चिंता उन्होंने व्यक्त की है। लेकिन उनके ही अपने मानदंड है, भिन्न भिन्न राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के अपने मानदंड है कि कहाँ गोमांस बिकेगा, कहाँ नहीं बिकेगा। अपनी सरकार में बहुत तरह की बात है, लेकिन फिलहाल आज की यह है कि गाय ने एंट्री की है। और आज अगर गोकशी की बात हुई है, आज गोरखालैंड की भी एक आवाज बुलंद हुई है आज कि गोरखा लोगों के साथ में जो सुभाष घिसिंग और तमाम जो कई दशक की लड़ाई चली गोरखालैंड को लेकर के, तो आज भले ही गोरक्षा की बात ना करें, लेकिन गोरखालैंड की आवाज आज दार्जिलिंग में कहा है कि केंद्र की सरकार ने दबाने का, खामोश करने का, हमारी जो बुनियादी सवाल है उन सवालों का हल करने का प्रयास कभी यह सरकार नहीं करती है और ताकत के बल पर दबाने का काम करती है। और जो मेरे बुनियादी सवाल हैं, अगर इन सवालों को लेकर के भी गोरखा लोग अगर संघर्ष करते अपनी बात उठाते हैं तो उनको अराष्ट्रीय एंटी नेशनल घोषित किया जाता है। बड़ी वेदना के साथ आज दार्जिलिंग में यह बात हुई, इसलिए गोरक्षा और गोरखालैंड के सवाल आज तीसरे चरण में हम लोग का शाम के बाद जो है एंट्री हुई है। सीधे तौर पर अब अपनी बात को कहते हुए कि अब मेरा तो हो गया टाइम, 7 बजे तक उन्होंने कहा मनोज जी ने कि आपको 7 मिनट बोलना है, 7 मिनट मेरा पूरा हो रहा है। मैं सीधे तौर पर अखिलेश जी के पास में आ रहा हूँ कि दूसरे चरण के बाद क्या लग रहा है आपको कि मुस्कुराहट लौटी भाजपा खेमे में या मायूसी व्याप्त है? जी नहीं, ये जो है बाबा, ये बीजेपी खेमे में मायूसी ही है। ये समझिए कि एक तरह से बड़ी बुरी खबर है बीजेपी के लिए कि उत्तर प्रदेश में, जिस उत्तर प्रदेश को समझिए कि 80 सीटों में से सारी सीटें, सभी सीट जीतने का बीजेपी दावा कर रही है, और दिल्ली के सटे हुए एनसीआर में गाजियाबाद में 48% वोट पड़े हैं गाजियाबाद। ये एक बड़ी बात है ये, और इसके पीछे कई तरह के कारण हो सकते हैं। एक तो बीके सिंह जो उनके अभी जो पुराने सांसद थे, 2 टर्म के सांसद रहे, उनको टिकट नहीं दिया गया और नए कैंडिडेट को बीजेपी ने वहां से चुनाव मैदान में उतारा। अब उसको कितनी उनकी जीत होगी या नहीं होगी, वो तो चलिए बक्सा में बंद हो गया। मजे की बात ये है कि आज गाजियाबाद के कई इलाकों में, जो दिल्ली से सटे हुए इलाके हैं, जो गाजियाबाद के भूगोल में आते हैं, वहां के जो बीजेपी के जो समर्थक हैं या बीजेपी को जो वोट डालते रहे हैं, वो जगह जगह पर, मैं भी गाजियाबाद के एक इलाके में ही रहता हूँ, रुदाली करते नजर आ रहे हैं, रोते हुए नजर आ रहे हैं, और कई जगह लोग आपस में ही भिड़ रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि उत्तर प्रदेश में 8 सीटों पर आज मतदान हुआ है। 8 सीट को अगर आप देख लीजिए तो एवरेज करीब 50 से 52% मतदान हुए हैं उत्तर प्रदेश में। ये बहुत ही कम मतदान हुआ है, और अगर यही मतदान का पैटर्न आगे भी जारी रहा तो मेरा अपना अनुमान है, और हमें पूरा विश्वास भी लगता है कि बीजेपी की बड़ी बुरी हालत होगी। चुनाव परिणाम जो होंगे वो बीजेपी के खिलाफ भी जा सकते हैं। इसी पूरे प्रकरण में मैं एक बात और जोड़ दूं कि परसों रात में अचानक नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं, उनको जो है नागपुर में बुलाया गया रात में 1:30 बजे, और समझिए कि नागपुर संघ के कार्यालय में वो जाते हैं, शाह जी भी गए, और जाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी और संघ के नेताओं के बीच में बैठकें हुई, बातचीत हुई। लेकिन वहां से जो अपुष्ट सूत्रों के जरिए जो खबरें आई है वो बड़ा भयानक है, बड़ी दर्दनाक है। जो संघ को कवर करते हैं, जो बीजेपी को कवर करते हैं, जो संघ कार्यालय में जो जेन्युइन माने जो संघर्षशील पत्रकार जो काम करते हैं, जिनका साबका वहां से है, उनकी रिपोर्ट कल रात से ही वायरल हो रही है। वो रिपोर्ट जो बता रही है, समझिए कि बड़ी भयानक रिपोर्ट सब है। प्रधानमंत्री मोदी से संघ के लोगों ने ये पूछा
कि भाई पहला चरण का चुनाव हो गया है और 24 घंटे के बाद ये जो है दूसरे चरण का चुनाव होना है, और आप जिस तरह का भाषणबाजी कर रहे हैं उससे कुछ मिलना उलना है नहीं। आप डायरेक्ट अटैक करिए, डायरेक्ट जो है अटैक ये होना चाहिए, साफ हिंदू मुसलमान की बात करिए, उसमें कोई जो है ना लगार की बात मत करिए, साफ डायरेक्ट करिए, और उसमें जो है हिंदू मुसलमान पूरा बाइफरकेट होना चाहिए ताकि हिंदुओं का ध्रुवीकरण हो सके। ये संघ और बीजेपी, संघ का ये कहना था कि हिंदुत्व के नैरेटिव पर ही चुनाव लड़ना है। अब आपको आप ये भी देख रहे होंगे कि 2 दिन के भीतर जो प्रधानमंत्री मोदी का जो भाषण हर जगह हो रहा है, उनके भाषण में बड़ी बदलाव आए, काफी बदलाव आए हुए हैं। अब वो आक्रामक हो गए हैं। संघ ने उनको ये भी कहा कि अभी कांग्रेस आप पर आक्रामक है, आप उस पर आक्रामक बनिए, आप डिफेंस में मत रहिए, डिफेंस में कांग्रेस को रहने दीजिए। ये हालत हो गई है, और सबसे बुरी हालत उत्तर प्रदेश में होने जा रही है। ये हमें भी कई जगह से जो फीड मिलते हैं, आज केरल के 20 सीटों पर चुनाव हुए, और 20 सीटों के चुनाव में समझिए चलिए बीजेपी का केरल में कुछ नहीं है, लेकिन केरल में समझिए कि उनका बड़ा प्रयास इस बार था। बीजेपी को लग रहा था और हम लोग को भी लग रहा था ये कि हो सकता है 2-3 सीटें इस बार बीजेपी वहां ला सकती है, लेकिन जिस तरह के वहां 63 की 64% मतदान हुए हैं, और सबसे बड़ी चीज है कि बीजेपी के बूथ पर लोग नहीं देखे गए हैं। बीजेपी के समझिए कि जो बूथ मैनेज करने वाले जो लोग सब बैठे रहते हैं, क्या कहते हैं उसको, वहां पर एक आदमी पर्ची लेने नहीं गया। तो ये बड़ा भयानक स्थिति है। यही इलाकों में दोबारा मैं आपके पास आऊंगा कि बहुत आपने नागपुर की चर्चा की है। नागपुर की चर्चा में यह भी है, जब बैठक हो रही थी तो नितिन गडकरी ने बैठक का बहिष्कार किया, प्रधानमंत्री वेट करते रहे, नितिन गडकरी नहीं गए। शायद आपको उस बारे में ज्यादा खबर होगी। सच बात यह है कि जिन बातों की चर्चा की है आपने, वो सत्यांश हो सकता है या सच उससे भी ज्यादा कुछ आक्रामक हो सकता है या कमतर हो सकते हैं। एक पत्रकार की खबर हो सकती है कि अनबन चल रहा है या संघ ने ऐसा कहा है। सच बात यही है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी, अमित शाह, संघ कतई नहीं चाहता है कि संघ के जो तत्व हैं, आप उस तत्व से सहमत होइए या असहमत होइए, तत्व से बड़ा किसी व्यक्ति को संघ बढ़ने नहीं देता। और कभी आपको पता है कि इंदिरा जी के लिए भी आगे बढ़कर के कुछ भी नहीं, उसके लिए नरेंद्र मोदी भी मूल्यवान नहीं है जितना उनका तत्व मूल्यवान है। एक बात यह है कि संगठन से बड़ा किसी शख्सियत को नहीं होने देगा। यह अनबन की स्थिति है। अभी तक की स्थिति में आज के चुनाव की भी खबर है कि संघ के स्वयंसेवक और प्रचारक घर घर जाकर के आज भी पर्ची नहीं बांटे हैं, मतदाताओं को बाहर नहीं निकाला है, और आज उत्तर प्रदेश का मतदान कम हुआ है। राम जन्मभूमि, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी जो यह इलेक्शन जीवंत होता, प्राणवंत होता, छोड़ देता राम। सच बात यह है कि सबसे ज्यादा आम लोगों को तो राम पर भरोसा है, इन्हीं लोगों को राम पर भरोसा नहीं है। और मंदिर प्रतिष्ठा के बाद जो कद बढ़ा इनका, संघ ने अंदरूनी बात यह भी है कि इस प्रकार की स्तरहीन बात मत करें, क्योंकि आपके गिरने का मतलब है कि संघ के जो अब तक के जो 100 वर्ष के जो भी सो कॉल्ड कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर भी खराब होगा। ये क्लास लिया गया है। फिलहाल मैं आता हूँ दया जी के पास में। दया जी, राजस्थान में तो बहुत जो है, राजस्थान की एक बात बता दो कि एक वृद्ध महिला को प्रधानमंत्री ने कोट किया, प्रधानमंत्री रात में बहुत रोए हैं। आपको शायद पता है कि प्रधानमंत्री के आंसू को आप समझिए कितना मूल्यवान आंसू है, और देश का प्रधानमंत्री रोए, ये देश रो रहा है कि एक बूढ़ी गई है बूथ पर वोट देने के लिए, और ईवीएम में जाकर के हंगामा कर दी कि हाँ मोदी का तस्वीर नहीं है, मैं वोट नहीं डालूंगी। लेकिन तमाम पोलिंग एजेंट और अधिकारियों के समझाने के बाद भी कि मोदी का फोटो नहीं होता है, उनके समर्थित उम्मीदवार और दल के उम्मीदवार होते हैं। यह कमल निशान है, मोदी का चेहरा नहीं है। उसको किसी अखबार ने छापा और मोदी जी ने उसको फिर से रीट्वीट किया देश में।
कहा कि मैं तो रोता रहा, एक वृद्धा के समर्पण, मैं तो दलों पर राज नहीं, देश में राज क्या करना है, मैं तो दिल पर राज करता हूँ। मेरी आंख से आंसू गिरने लगे उस बूढ़ी का प्रेम देखकर। फिलहाल युवाओं का कितना प्रेम है और दया जी का कितना प्रेम, लेकिन राजस्थान में मंगलसूत्र से लेकर के तमाम बातें जो है वो पीक पर है और राजस्थान आगे बढ़ करती है। मुझे पूरे देश में अगर उत्तर देखा तो राजस्थान ने बढ़िया किया है। तो दया जी, आपको लग रहा है कि रेगिस्तान में रेत कमल खिलेगा? कीचड़ नहीं, रेत पर भी कमल है, एक अच्छी किताब है रेत कमल जो है। क्या लगता है कि उस रेगिस्तान में भी कमल खिलेगा? आप मुस्कुरा रहे हैं और अशुभ बात तो अखिलेश भाई बोल रहे हैं, इनके मुंह में हम चाह रहे थे घी शक्कर हो, बढ़िया बढ़िया बात करें। इतना होनहार प्रधानमंत्री तो देश को मिला नहीं है। जी दया जी, क्या कहना चाहते हैं? जी आप शकुन वाली बात मत कीजिए, कह दीजिए कि चाहे जो भी हो सरकार इन्हीं की बनेगी। जी मेरा बाबा, आपने भूमिका बहुत अच्छी बांध देते हैं और हमें मजबूर हो जाते हैं कि हमें कुछ कहना पड़ जाता है। भूमिका इतनी कमाल की है कि आपका पूरा चैप्टर ही हो जाता है। मैं कल जालंधर में था और आज मैं चंडीगढ़ में हूँ। मुझे ये एहसास हो गया कि मोदी जी जो है ना, आज यहाँ आवाज उठी पंजाब में कि जो ब्लू स्टार ऑपरेशन के हक में किताब लिख रहा है अडवाणी, माई कंट्री माई लाइफ, उसको मोदी जी भारत रत्न दे रहे हैं। तो सिखों में क्या मैसेज गया होगा ये आप समझ ले। तो जब भारत रत्न मोदी जी अडवाणी जी को देंगे तो उसके अर्थ क्या निकलेंगे, ये सिखों में, ये पंजाब में सारा है। तो इसका मतलब मोदी जी को मान लेना चाहिए कि पंजाब में उसे क्या प्राप्ति होगी। आज मैं चंडीगढ़ में था और चंडीगढ़ प्रेस क्लब में मेरी प्रेस मीट भी थी 3 बजे, तो वहां भी ये बात उठी हमारे सामने। तो मेरा ये कहना है कि जिस रास्ते पर मोदी जी चले हैं, ये मैं मानता हूं कि 2014 में मोदी जी आए, आरएसएस के एजेंडे को लेकर वो आगे बढ़े और आरएसएस यही चाहता है कि वो हमारे एजेंडे को पूरा करे और उन्होंने 10 साल में उस सारे एजेंडे को कंप्लीट करने की कोशिश की, इसमें दो राय नहीं। पर अब जाके जब वो 22 जनवरी को आप ही यजमान बन गए तो उसके नतीजे क्या निकले, वो हमारे वो सारा गुब्बारा ही फूट गया। राम मंदिर जिसका नाम लेकर, जिसका सारा काम करके उन्होंने अपने शंकराचार्यों को ही गुस्से में डाल लिया। जो अभी अखिलेश बाबू कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में वोट नहीं पड़ रहे और आप कह रहे थे कि सीमांचल मुस्लिम ज्यादा डोमिनेटेड है, उन्होंने वोट डाल दिए 64% हो गए। और यहाँ जो राजपूत और ब्राह्मण आपस में टकरा गए तो गाजियाबाद में वो हाल हो गई। और राजस्थान में एक महिला से, बूढ़ी महिला से आप एक वो पिछले बार एक छपा था उनका कि वो कहते हैं कि जो हमें नमक के लाता है हम तो वोट उसको डालेंगे। आज आपने नए कर दे को रोने लगी, फोटो समझ नहीं आई तो रोने लगी और मोदी जी रोने लग गए। तो एक शब्द है वो मैं पढ़ देता हूँ, बाकी आप उसका विश्लेषण आप कर लेना। बढ़िया बोलिएगा, आपके मुख से बिल्कुल गुरबानी की तरह कुछ बात निकले। जी नहीं, वो मैं बोल देता हूँ। आंखन भीतर तेल को डार सो लोगन नीर बहाए दिखावे, जो धनवान लखै निज सेवक ताही परोस प्रसाद जमावे, जो धनहीन लखै तह देत न मांगन जात मुखो न अलावे, लूटत है पस लोगन को कब हूना परमेश्वर के गुण गावे। ये गुरु गोविंद सिंह जी का विचार है। आके आंखों में तेल डाल के और तेल डाल के आंसू दिखाना, ये जो हालात आपने पैदा किए हैं, ये मोदी जी को समझ आना चाहिए कि आज आने वाला जो है, अब 2 धाराओं में देश बट गया। या तो आइडिया ऑफ इंडिया रहेगा या आरएसएस का आइडिया है। अब लोग ये देखें, जो मैंने पंजाब और चंडीगढ़ में और बाकी जगह पे देखा है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी तो अब मोदी जी को तय करना है कि वो कौन से रास्ते पर चलेंगे, चाहे वो गाय के रास्ते। मैंने आज एक बात कही कि मैंने वो समय भी देखा जब पहलू खां को निकाल के मारा गया था जनपद पे, बहरोड के जनपद पे, और उसके बाद रकबर और बाकी। कांग्रेस की गलती ये रही कि कन्हैया लाल का जब राजस्थान में बात उठी
और कोई कांग्रेस का जो हिंदूवादी चेहरा है वो ये ना कह सके कि पहलू खां की बात कर लेता, रकबर की बात कर लेता, जबकि अशोक गहलोत ने कन्हैया लाल के लोगों को खूब पैसा दिया, 5-5 लाख रुपए दिए, पर वो बात ना कर सके, उसको भी भुना गया। तो मेरा ये कहना है, गाय को लेकर के आप पहलू खां और कन्हैया की बात करते हैं। हमारे तो जो 10 गुरु रहे हैं, गाय को लेकर के इतनी कुर्बानी, इतनी गंभीर बातें कही है। नहीं, बिल्कुल गलत बाबा। ये देखो, गुरुओं के नाम पर ये जो गुरुओं के नाम पर ये इतिहास को मिसफिट ना करें, ये मैं इस हक में नहीं होता कि आप जो इतिहास को ये पढ़ने नहीं। 1882 में नहीं बाबा, ये विरासत देखो, गुरुओं के ऊपर ये लाइन लगाकर ऐसे हालात पैदा ना करें। गुरुओं का मिथ नहीं है वो इतिहास। गाय की रक्षा के लिए 10 गुरु में कहीं कोई चर्चा नहीं हुई है? नहीं हुई है गाय की चर्चा? नहीं, बिल्कुल नहीं। कहाँ जब मैं आपको गुरु नहीं, मैं गुरु नानक का एक शब्द पढ़ देता हूँ, अगर आपके ध्यान में ना हो। और गुरुद्वारा बना है कुरुक्षेत्र में, मास कर मूर्ख झगड़े, ज्ञान ध्यान नहीं जाने, कौन मास को साग का हवे, गेंडा मार होम जग किए देवतिया की बाणे। इसलिए ये जो गाय पर गुरुओं को जोड़कर या सिखों को जोड़कर या ब्राह्मण के साथ सिखों को जोड़कर ये ज्यादती नहीं करनी चाहिए, मेरी मैं अपेक्षा करता हूँ। अरे हमारा तो 11वां गुरु आप ही हैं, लेकिन इस देश में गौ धर्म की रक्षा। नहीं, मैं 11वां 12वां नहीं बनना चाहता। मैं सनातन धर्म की रक्षा और मेरी मंगल कामना है कि दया जी, आप जिस संघ के एजेंडे को आप फैलाने में लगे हुए हैं, आने वाले दिनों में आपका मोहन भागवत से क्या डील है? राष्ट्रीय सिख संगठन के आप बनेंगे? आपके पास में आऊंगा। यह भी एक संघ में जाने का एक तरीका है। आपका राजयोग प्रबल है, सुख की रेखा सीधी हो गई है, आप जल्दी उस मेन स्ट्रीम में जाने वाले हैं। मैं आ रहा हूँ मनोज जी के पास। रेखाओं का ध्यान रख रहे हैं। नहीं, आपकी सुख की रेखा प्रबल हो गई है। मैं मनोज जी के पास में आ रहा हूँ। मनोज जी, चंपारण की धरती से आपका तो लगाव रहा है, द्वितीय चरण को आप कैसा देख रहे हैं? आप जो है, और इस हिम्मत बढ़ाने वाली बात भी, एंकर की भी हिम्मत टूट जाती है जब दोनों व्यक्ति कहा कि मोदी जी हार रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि ऐसा वक्ता जी। चुनावों की भविष्यवाणी में मैं कभी भी इंटरेस्ट नहीं लेता, और ये काम मतलब कि हमारा तो काम है क्या होना चाहिए, और दूसरा है कि क्या वस्तु स्थिति है। और दूसरे चरण को लेकर के मैंने ये देखा कि कई राजनीतिक दलों ने और चुनाव आयोग ने भी ये पुरजोर अपील की कि आप अधिक से अधिक मतदान करें। और नरेंद्र मोदी ने एक मतलब पार्टी पॉलिटिक्स से एक अलग अपने एक चुनावी सभा में बात कही कि मैं सारे राजनीतिक दल के सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध करता हूं कि आप इस चुनाव को एक जश्न के रूप में मनाएं और पूरा उत्साह दिखाएं और जनता को हर हाल में मतदान करने के लिए बुलाएं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों आपका भी दिन आएगा। तो मतलब कि कुल मिलाकर के इस चुनावी पर्व को पूरा चुनावी जश्न मनाया जाए, उन्होंने भी अपील की। दूसरा ये कि प्रथम चरण के बाद से यूट्यूब के तमाम मीडिया पर जिस तरीके से आकलन किया गया कि भारतीय जनता पार्टी गर्त में जा रही है, और मध्य प्रदेश के और राजस्थान और छत्तीसगढ़ के रिजल्ट के बाद जब बड़े बड़े एनालिसिस्ट ने एकदम घोषणा कर दी कि मोदी तो एकदम जीतने वाले हैं, तो मेरे अंदर कुछ सकून और अपशकुन का भाव तो जरूर जगता है। और आप याद कीजिए कि पिछली बार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की 50-50 पोजीशन थी, बल्कि हारे थे। मध्य प्रदेश में भी बराबर का मुकाबला करने के बाद भी सरकार कमलनाथ की बनी थी, कुछ अंतर। देखिए जी, मनोज जी की आवाज जो है केंद्र के आ रही आवाज? जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो केंद्र के चुनाव में इन्होंने रिगेन कर लिया। तो मैं एक अभी आंकड़ा देख रहा था, अच्छा किया कि आपने अखिलेश जी से ही शुरू में सारा इनपुट लिया कि चूंकि उन चीजों को वो पूरा बड़े गौर से देखते हैं। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि देश में जब वह राष्ट्रवाद देश के युद्धों से जुड़ा हो, यानी कि देश ने, जैसे कि आपको याद कीजिए कि अटल बिहारी वाजपेयी की 91, 96 और 98 तीनों में अच्छा सीट मिला,
लेकिन उनका मेजोरिटी नहीं आया है, इवन अलोंग विथ एनडीए अलायंस। लेकिन 1999 के चुनाव में जब वह कारगिल वॉर जीतते हैं और उसके बाद चुनाव होता है, तो 99 में विथ एलाइज पूरी विक्ट्री मिलती है अटल बिहारी वाजपेयी को। और राम मंदिर को 91 में खूब दुआ गया, 96, 98 में, लेकिन 100, 125 और 160 तक आया। और आप फिर याद कीजिए कि 2014 तो टोटल एंटी इनकम्बेंसी का माहौल था, करप्शन और महंगाई सोनिया गांधी के खिलाफ और यूपीए के खिलाफ बहुत बड़ा मुद्दा बना था। तो एंटी इनकम्बेंसी में चलिए कि एनडीए को जीत मिल गई। लेकिन 2019 का चुनाव जो मुझे लगता है कि बीजेपी की बड़ी विक्ट्री थी, और ये 6 राज्यों में बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, आपका राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र और इवन कर्नाटक में अधिकतम सीटें जो है बीजेपी ने जीती, तब जाकर के आंकड़ा आपका 303 का आया। और इस बार आपने ठीक है कि राम मंदिर का उद्घाटन कर दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन मुझे लगता है कि राम मंदिर या हिंदू मुस्लिम के मुद्दे से नेशन वाइड विक्ट्री नहीं मिलती। अगर देश युद्ध में अगर कहीं फतह पाता है तो 2019 के चुनाव में बालाकोट का बहुत बड़ा रोल था, और यही वजह है कि बीजेपी को मैक्सिमम गेन मिला। लेकिन इस बार ऐसी कोई स्थिति नहीं है। ले देकर के इनका सबसे बड़ा मुद्दा है कि राम मंदिर जो तमाम हिंदू धर्म भीरू लोग जो हैं उनके लिए गुदगुदाने वाला मुद्दा है। लेकिन मुझे लगता है कि वो चीजें उस तरीके से लैंडस्लाइड विक्ट्री देने की स्थिति में नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का एक विकल्प के रूप में उभरना कांग्रेस पार्टी के विकल्प के रूप में, जहां की वन पार्टी और वन डायनेस्टी लगातार 45 साल तक रूल किया, और उसका विकल्प बनना भारत की डेमोक्रेसी के लिए बेहद जरूरी था। और भारतीय जनता पार्टी ने वो कारनामा देकर भारतीय डेमोक्रेसी में एक बहुत बड़ी घटना का एक तरह से स्क्रिप्ट लिखा। लेकिन अब मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से संगठनात्मक विस्तार, अमित शाह ने एक फोन कॉल करो और वो आप कार्यकर्ता बन गए, और आपका 13 या 14 या 15 करोड़ जो है आपका वर्कर बन गया, दुनिया की शायद सबसे बड़ी पार्टी बन गए। लेकिन आप अगर मत परसेंट देखें तो 2014 में बीजेपी को 33 या 34% वोट मिला था, और 2019 के चुनाव में आपका 37 पॉइंट समथिंग यानी 38% वोट मिला था। और जिस नरेंद्र मोदी को लगता है कि हम लार्जर देन द लाइफ और ग्रेटर देन द नेशन की इमेज पा चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी का निरंतर विस्तार कर रहे हैं, वह नेहरू और कांग्रेस के टाइम नेहरू और इंदिरा गांधी के टाइम की कांग्रेस, जिसका मैक्सिमम वोट परसेंटेज 44, 45 और 46 होता था, 2019 के चुनाव में भी वो 8% का फासला दिखता है। तो मुझे लगता है इसकी वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी का दक्षिण भारत में बिल्कुल प्रेजेंस नहीं है, जबकि कांग्रेस का तमिलनाडु, केरल, आंध्रा में ह्यूज प्रेजेंस हुआ करता था। एक नॉर्थ ईस्ट में भारतीय जनता पार्टी ने अपने पर को जरूर फैलाया है। आज नॉर्थ ईस्ट कमोबेश भारतीय जनता पार्टी के पास है, और नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ तो खैर पहले से ही भारतीय जनता पार्टी का वो रहा है। लेकिन साउथ इंडिया में भारतीय जनता पार्टी इतने प्रयासों के बाद कर्नाटक को छोड़ करके ज्यादा बड़ा प्रेजेंस नहीं कर पाई है। तो मुझे लगता है कि इस चुनाव में दो चरणों में जो उदासीनता आई है या जो भी कुछ आया है, इस बात को दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी का भी कोर जो है वह बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं हुआ है। मोदी एक स्ट्रांग फैक्टर जरूर है, लेकिन मुझे लगता है इस टग ऑफ वॉर में कई चीजें आपका घाटा भी भरा जाता है, और आपका जो पॉजिटिव है वो जो है वो एक्स्ट्रा सीट लाता है। तो मुझे लगता है ये 400 पार का जो स्लोगन था वो बिल्कुल हवा था, और आप जो है मैक्सिमम सीटें आप 2019 में पा चुके हैं। मुझे लगता है कि वो सीटें घटेंगी ही, लेकिन भविष्यवाणी तब करना ठीक होगा जब 6 और 7 चरण का चुनाव हो जाएगा, और जब वो क्या बोलते हैं वो जो इलेक्शन प्री काउंटिंग जो वो जनमत सर्वेक्षण आता है, उससे सही पता चलेगा कि पूरी स्थिति क्या है। जी बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। हम फिर जो है अगर समय बचेगा तो आपके पास में आएंगे। अखिलेश जी, 1 जून को खत्म हो जाएगा, लेकिन जो बात हम लोग चौपाल पर जमा होते हैं 1 जून के बाद जो सवाल है 2 जून का, 1 जून तक भारत के नेताओं, भारत के दलालों, दलपतियों से जितनी भी बातें करवा लिए 1 जून तक, 1 जून को लास्ट चुनाव है।
काश यह इलेक्शन कमीशन 2 जून को भी इंक्लूड करता तो कम से कम 2 जून का जो प्रतीक है रोटी का, रोजगार का, ये बहुत गजब का स्क्रिप्ट है। चुनाव आयोग भी अगर इस चुनाव को खींच करके 2 जून तक लेके गया होता तो 2 जून की रोटी प्रश्न बनते। रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई लिखाई, दवाई, ये तमाम सवाल होते हैं। आप 1 महीना से चुनाव को देखें, मैं तो केवल देख रहा कि हे चुनाव आयोग के आयुक्त महोदय, एक को क्यों खत्म कर रहे हैं। आज ही मैं सोच रहा था कि मैं आज चौपाल प्रिय में बात रखूंगा। काश अगर भूले बिसरे अवचेतन मन से भी अगर 2 जून तक चुनाव लेके जाते तो इस देश के नेता के जुबान पर 2 जून शब्द तो आते, नहीं आ रहे हैं। रोज हर 1 घंटा पर मुद्दा बदल रहा है। दलितों को सेना में रिजर्वेशन, सेना में नहीं रिजर्वेशन, ये तमाम प्रकार के गोरखा के सवाल, गोरक्षा के सवाल, दलितों के सवाल, संविधान बचाने के सवाल, आरक्षण के सवाल। कभी कांग्रेस वो बोल देती है तो फिर अमित शाह जी बोलने लग जाते, कौन माई का लाल है जो आरक्षण खत्म कर दे, कौन है जो संविधान खत्म कर दे। वो 1 बार दलित बोलता है, अमित शाह 10 बार दलित बोलते हैं। वही 2 आंसू बहाती है कांग्रेस तो यह लगभग सागर बहा देते हैं। ये चल रहा है। अखिलेश जी, क्या लगता है कि देश कंफ्यूज नहीं हुआ है कि आखिर हम किन मुद्दों पर बात करें? क्या महंगाई करेंगे? आप देख ले 14 के बाद से कि किस तरह से पेट्रोल के दाम है, गैस के दाम है, नौकरियों में कितनी छटनी हुई है। एक बार भी चर्चा करने के तैयार नहीं कि आप डॉलर में जब कहा था इसी मनमोहन सिंह को कि जब वो 50 से क्रॉस किया था तो कहा कि अब देश में आर्थिक गुलामी आ गई है, भारत में फिर से आर्थिक गुलामी आ गया। भैया रुपये और डॉलर को देखो, महंगाई को देखो, एकदम डबल महंगाई है। लेकिन बड़ी चालाकी से, बड़ी धुपतई से किसी भी गंभीर विषय पर ये लोग चर्चा होने ही नहीं देना चाहते थे। क्या लगता है अखिलेश जी, 5 चरण और बचे हैं, मई भर है, क्या करना है जी? आप जो बाबा सवाल कर रहे हैं बड़ा मौलिक सवाल है, लेकिन मौलिक सवाल पर चुनाव नहीं लड़े जाते हैं, ये तो क्लियर है। आप भी जानते हैं, देश भी जानता है। उससे जुड़ा हुआ है कि आपने दूसरी बात की, जनता में कंफ्यूज है। जनता कंफ्यूज नहीं है। मैं बार बार जनता को टारगेट इसलिए करता हूं कि इस पूरे के जड़ में जनता ही है। जनता जो है ना, अगर थोड़ा भी सोच समझ वाली जनता होती तो किसी भी सरकार को, मैं मोदी सरकार की बात नहीं करता, किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम में किसी भी सरकार को जो जनता के खिलाफ काम करे, जो जनता के मुद्दों से हटकर काम करे, जो जनता के मुद्दों से हटकर नया मुद्दा देश के सामने खड़ा कर दे, उस सरकार को हटा देना चाहिए। डेमोक्रेटिक सिस्टम का ये पहला नियम है। मैं मनोज जी की एक बात पर सहमत नहीं जताता हूँ, हालांकि इस बात को बार बार बोलते हैं हम लोग, जब विद्यार्थी लाइफ में थे तब भी बात को बोलते हैं, कांग्रेस के डायनेस्टी को लेकर। भाई, कांग्रेस की डायनेस्टी केवल राजनीति के में नहीं थी। कांग्रेस की डायनेस्टी जो है, मेरी जहां तक समझ है, मैं आपको चुनौती नहीं देता हूं, तो कांग्रेस की डायनेस्टी जो है ना, आजादी की लड़ाई से जुड़ी हुई है। तो आपसे मैं एक सवाल करता हूं मनोज जी, कि आप 1 बार 2 बार चुनाव लड़े और दोनों बार में भगवान की कृपा से या जनता की कृपा से आप चुनाव जीत जाते, किसी पार्टी से या निर्दलीय भी, तो क्या आपकी इच्छा नहीं होती कि पुनः उसी क्षेत्र से, जिस क्षेत्र से आप चुनाव जीते हैं, उस क्षेत्र से लगातार हम चुनाव जीते? ये आपकी इच्छा तो होती। दूसरी चीज, मैं उदाहरण के तौर पर एक बता रहा हूं कि हम पत्रकार हैं और हमारी उम्र बढ़ने के साथ पत्रकारिता खत्म हो रही है, लेकिन मेरी जो जिज्ञासा है भीतर से, मेरी जो जिज्ञासा है और काम करने की शक्ति है, मैं तो अभी भी यंग बनकर पत्रकार बना रहना चाहता हूं और धनोपार्जन के लिए भी कमाना चाहता हूं। तो इसको आप कैसे चुनौती देंगे कि डायनेस्टी और ये जो है बीजेपी के भीतर भी ये डायनेस्टी थोड़े ना है। डायनेस्टी है अपने बच्चों को ले आना, अपने बच्चों को विशेष अवसर देना। डायनेस्टी ये है, खुद तो आप
मैं वही बता रहा हूं। और बीजेपी के भीतर आप जाइए, बीजेपी के भीतर जाइए तो 168 नेता है जिनके बेटा बेटी और डायनेस्टी से 25 साल से राजनीति कर रहे हैं। वो देश के लोगों को दिखाई नहीं पड़ता है, नेहरू का डायनेस्टी दिखाई पड़ता है। मैं इसलिए बोला कि चूंकि वह डायनेस्टी आजादी की लड़ाई से जुड़ी हुई थी, और हमें लगता है कि आपको भी लगता है एक लाइन नहीं, थोड़ा सा पार्टिसिपेटरी होना चाहिए। देखिए, नेहरू की डायनेस्टी क्यों नहीं दिखाई देगी? नेहरू के टाइम में ही इंदिरा गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष बन गई थी, लेकिन नेहरू आदर्शवादी थे, उन्होंने मना किया था। लेकिन उनके कांग्रेस में लॉयल देन द किंग जितने लोग थे, उन्होंने उनको बनाया। 1959 में वो सूचना प्रसारण मंत्री बने, लेकिन ये था कि उन्होंने कोट अपना पहनाया शास्त्री जी को, क्योंकि वो आदर्शवादी थे। और इंदिरा गांधी तो संजय गांधी को लेके आई, फिर राजीव गांधी को लेके आई, सोनिया गांधी आई तो राहुल गांधी को लेके आई। भारतीय जनता पार्टी में मेरा प्रश्न मनोज जी है, आप दोनों आदमी से प्रश्न ये है कि मैं थोड़ा सा कंप्लीट कर लूं मुझे भाई, थोड़ा सा मेरा कहना है कि अटल बिहारी वाजपेयी या नरेंद्र मोदी दो ही प्रधानमंत्री बने ना। ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी में आजकल अविवाहित लोगों का करियर बड़ा ऊंचाई पर जा रहा है, चाहे मोदी हो, जोगी हो, या बिना शादी के। हो सकता है राहुल गांधी भी इसलिए फॉर्मूला अपना लिए हो कि शादी ना करें, करियर का ग्राफ ऊपर बढ़ेगा। आप अफसोस क्यों कर रहे हैं कि मैं क्यों शादी कर लिया? आप अफसोस ना मैं अफसोस कहाँ कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि करियर आगे बढ़ाने का एक अच्छा नजारा दिख रहा है। मैं अफसोस नहीं कर रहा हूँ। मेरा ये कहना है कि अगर सर्वोच्च नेता अपने बच्चों को बढ़ाए तो वो आरोपों में घिर जाता है। बाकी ये भी सही है कि एक वो बने कि अपने जीते जी बच्चों को ना मौका मिले। अब जैसे कल आप लोग इनहेरिटेंस पर बात कर रहे थे कि कर ले लिया जाता है, लेकिन डेमोक्रेसी में तो भारत के जितने साउथ एशियन देश है, लंका में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में, ये मध्यकालीन सामंतशाही डेमोक्रेसी में भी प्रिवेल कर रही है और अपने बच्चों को बढ़ाया जाता है। लेकिन मेरा ये ख्याल होगा कि आपके जैसे ये तमाम इंटेलेक्चुअल लोग इसको अगर वैलिडेट करेंगे तो ये बहुत दुखांत है। मुझे लगता है अवसर की समानता जो डेमोक्रेसी में है, ये बिल्कुल प्रतिबंध लगना चाहिए कि इस पर डायनेस्टी को बिल्कुल बढ़ावा ना चाहिए। मनोज जी, मैं घोर असहमति व्यक्त करते हुए मैं वंशवाद का घोर समर्थक हूं। और दया जी को देख करके अगर इस देश में तमाम गुरुओं ने अपने परिवार की आहुति दी, अगर वंशवाद की शुरुआत की है तो 10 गुरु ने की है। अपने अपने बच्चे को जाकर किसी को दीवार में चुनवाया, किसी की गर्दनें कटी। अगर इस सत्ता में आकर के अगर कोई नेता कहे कि बॉर्डर पर मरने के लिए मेरा बेटा जाएगा, अगर कुर्बानी, तर्पण और अर्पण करने के लिए वंशवाद शुरू होता है, अगर पटेल का बेटा भी पटेल होता, अंबेडकर के बेटा भी अंबेडकर की तरह ही उतने ही दलित वंचितों की पीड़ा को लेकर के, पीड़ा तब होती है जब सत्ता को भोगने के लिए समाज से लूट करके अपने परिवार, अयोग्यता में भी अपने परिवार को अवसर देते, दूसरे का अवसर छीन करके, वहां वंशवाद खतरनाक है। क्या कहेंगे गुरु तेग बहादुर को वंशवादी जिन्होंने गुरु नानक को आगे बढ़ाया? क्या गुरु नानक को वंशवादी कहेंगे जिन्होंने अपने 2 मासूम फतेह सिंह, जोरावर सिंह को दीवार में चुनवा दिया? आज इस देश में किसी भी नेता के भीतर अगर गुरुओं की उस कुर्बानी की एक झलक भी होती, अपने बच्चे को कहते जाओ इस लोकतंत्र के लिए तुम अपनी गर्दन कटा दो, गर्दन काट करके लाओ, संपत्ति का अर्जन करो, भोगो, यह हिंदुस्तान भोग की भूमि है, तब वंशवाद खराब लगता है। जातिवाद तो बहुत अच्छा लगता है। मैं तो कहा हूं इस चौपाल पर, अरे भैया, राजपूत तो मान सिंह भी थे, राजपूत तो महाराणा प्रताप भी थे। हिंदुस्तान के राजपूतों को तय करना चाहिए वो मान सिंह की राजनीति करेगा कि महाराणा प्रताप की राजनीति करेगा, ये तय करना पड़ेगा ना। यादव तो कंस भी था, यादव तो कृष्ण भी है। देश के यादवों को तय करना है कि वह कंस की राजनीति करनी है कि कृष्ण की राजनीति करनी है। अगर जातिवाद अगर बड़े मूल्य और बड़े वसूलों के लिए होता है, ऐसे कास्टिज्म को हिंदुस्तान में प्रश्रय देना चाहिए, ऐसे जातिवाद को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। मैं इस पक्ष में हूं, लेकिन जाति का मतलब यह है दूसरे जाति को तबाह करके
दूसरे को उजाड़ करके, सिंदूर को धो करके और लूट करके लाते हैं, भोगते हैं, वहां वंशवाद खतरनाक है, वहां जातिवाद खतरनाक है। मैंने गुरुओं की चर्चा की, दया जी को गुस्सा ये उठता है, क्योंकि एक सेकंड, दया जी को गुस्सा ये उठता है कि मैं बार बार मैं इनके पेटेंट को, इन लोगों ने जो है तमाम देश के सरदारों ने गुरुओं को जो अपना गुरु मान लिया है, वो हिंदुस्तान के गुरु हैं, इस राष्ट्र के गुरु हैं। उनको कुछ सरदारों ने जो कहा है कि वो सिखों के गुरु हैं। अरे पूरे हिंदुस्तान की धरा के गुरु हम तो उसके रूप में मानते हैं। बार बार गुरु की चर्चा इसलिए मैं करता हूं ताकि गुरु को अपने घर ले आए और गुरबानी हमारे घर में सुनी जाए। ये लोग जो गुरबानी को जो अपने दीवारों में कैद किए ना, वहां से हमारी लड़ाई चल रही है। दया जी, असली सिख तो मैं ही हूँ। नहीं बाबा, ये मैं हूँ। नहीं, मैं आपको बताता हूँ। चौधरी चरण सिंह नहीं, एक मिनट बाबा, आपने अपना हक खोया और हमने उस हक को संभाल लिया। फर्क केवल इतना है, आपने गुरुओं के हक, हम तो जानते थे कि आपके गुरु हैं। मुझे चौधरी चरण सिंह ने जब 1984 का कत्लेआम उन्होंने देखा तो मेरे साथ ज्ञानी हरिंदर सिंह थे, मुझे चौधरी चरण सिंह कहने लगे कि बिना बालों के भी सिख होता है। तो ज्ञानी हरिंदर सिंह तो कुछ ना बोल सके। मैंने चौधरी चरण सिंह को कहा कि आप सिख हैं, अगर इन 5 बिंदुओं को आप मानते हैं, पाखंड मुक्त, जातिवाद मुक्त, शोषण मुक्त, नशा मुक्त और भय मुक्त, और चौधरी साहब के साथ अंत तक मेरे संबंध बने रहे। मैं ये बात मानता ही नहीं। मैं तो चाहता था कि गुरु तो सबके हैं, पर क्योंकि आप लोगों ने उनको छोड़ दिया और हमने सोचा कि जब आपने छोड़ दिया तो हम तो उनको संभाल के रखें। हमने संभाला है आपके कुकृत्य को देखकर। तो एक तो बात ये है, एक आप समझ लेनी चाहिए। दूसरी बात यह, अगर 5 प्यारे भी हैं, एक आदमी लाहौर से है, एक दूसरा हसनापुर से है, तीसरा बीदर से है, चौथा द्वारका से है, 5वां जगन्नाथपुरी से है। उनकी जातियां भी अलग अलग हैं। मैं ये समझता हूं कि आपने निष्क्रिय काम किया है। आप वैसे ही मान करते हैं कि गुरु हमारे थे। आप उन गुरुओं को धक्का दिया, आपने उनको बाहर फेंका, उनकी सोच को बाहर फेंका, हमने उन सोच को अपना लिया। आप वैसे ही मान करते हैं कि हमारे हैं, पर जब आपसे पूछा जाता है तो आप गुरु गोविंद सिंह के जिन्होंने शहादतें साहिबजादा ने, वो साहिबजादा थे, आप उनको वीर बालक हकीकत राय बनाने लग गए। तो क्या सिख इस बात को प्रसन्न होंगे? क्या सिख इस बात को मान लेंगे? आप भारत रत्न अडवाणी को देकर, जिसने सिखों का कत्लेआम कराया, आप अडवाणी को भारत रत्न देंगे और सिख खुश हो जाएंगे? हमारा ये कहना है। आप छोड़िए ना आडवाणी जी पर, क्यों आप चला चली का बेला है तो आडवाणी जी को आप बकस दीजिए। दया जी, आडवाणी जी को आप बकस दीजिए। मेरी बात सुन ले। आपने उनके साथ कुकृत्य किया है, इसलिए मैं कहता हूं कि हमने तो संभाला है, हम तो उनके साथ खड़े हैं, हम तो आज भी खड़े हैं, देश हमारा है। आप फिर भी किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। तब आपको नहीं लगता 700 किसान मरवा दिए और मोदी जी ये कहें कि मेरे लिए थोड़ी ना मर गए? ये शब्द जो हैं कितने कुकृत्य वाले होंगे, कौन सह जाएगा? बाबा, आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये कुकृत्य है। बिहार को सम्मान करना चाहिए। बिहार ने आपको अंतिम गुरु दिया, उसके बाद और कोई नहीं। अंतिम गुरु क्या दिया हमने? यहाँ भी आप गलत है गुरु, अभी भी आप गलत है। नहीं, एक लाइन आप सुन के जाएं। बात यह है कि आपने पटना साहब की बात की। गुरु गोविंद सिंह गोविंद राय थे। जब वो गोविंद सिंह बने, उन्होंने परिवारवाद, जो मनोज और बाकी अखिलेश, आपको समझ लेना चाहिए कि उन्होंने व्यक्तिवाद को खत्म करके पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की स्थापना की। आपको यह एहसास ही नहीं था। अगर डेमोक्रेटिक सेटअप किसी ने इस देश में दिया है, इस भारतीयता को दिया है, वो गुरुओं ने दिया है, क्योंकि आपने उनका त्याग किया, आपने ऐसे हालात पैदा कर दिए। हमने तो उनको चाहा, हम तो उनके साथ खड़े हैं। ये आपको सोचना है आप कहाँ खड़े हैं, बाकी बात आप कर लो। जी अखिलेश जी, चलते चलते आप कुछ बात कहना चाहेंगे? हम तो साफ कह रहे हैं कि हिंदुत्व ही राष्ट्रीयत्व है, और जहां जहां वही देश का अंग कटा है जहां हिंदू अल्पसंख्यक हुआ। पाकिस्तान कट गया इसलिए कि हिंदू अल्पसंख्यक हुआ, बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक हुआ, बांग्लादेश कट गया, है कौन? हिंदू को डिफाइन कर देना। अब
हिंदू किस बीमारी का नाम है? हिंदू को डिफाइन करें। हिंदू देखिए क्या है कि देखो हिंदू किसका नाम है? आप हिंदू को परिभाषित कर दें। आप केवल यह है कि मैं महाराजा रणजीत सिंह भी हमारे ही थे। अच्छा, मुझे भी कुछ कहना है, अखिलेश जी से बुलवाइए, मुझे भी कुछ कहना है। हिंदू को डिफाइन करें, ये जो हिंदुत्व और हिंदू को डिफाइन करते महाभारत में आप हिंदू शब्द, कौन से वेद ग्रंथ में आपको हिंदू शब्द आया? आप इस बहस में जब जाते हैं तो मुझे लगता है कि बिल्कुल बात अखिलेश जी चलते चलते ये मैं ये कह रहा हूँ कि चूंकि हम लोग की जो है ये परिचर्चा या संवाद जो है ना, चूंकि चुनाव को लेकर शुरू किया गया था। चुनाव में यही एक सेकंड, चुनाव में यही सब लोग बोल रहे हैं, वह लीग, वह हिंदू, वही मुसलमान, बटना और सीमांचल में देश टूट जाएगा। जो आप बहस कर रहे हैं वही बहस दोनों भाई कर रहे हैं, मोदी जी और अमित शाह जी। मुझे लग रहा है कि 2 चरण के चुनाव जो खत्म हो गए, आज 2 चरण के चुनाव संपन्न हो गए, आगामी 5 चरण का चुनाव है और भी समझिए कि समाज में विद्वेष पैदा करने वाला होगा। ये लड़ाई अब आगे बढ़ेगी, हिंदुत्व के नाम पर बढ़ेगी और समझिए कि हो सकता है क्योंकि बीजेपी की जो पूरी परेशानी है इस चुनाव में, बीजेपी अगर हिंदुत्व के नारे पर आगे नहीं बढ़ेगी, उसका एजेंडा हिंदुत्व पर केंद्रित नहीं होगा, तो बीजेपी को पिछली बार की तरह इस बार जीत संभव नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने अपने सारे साम दाम दंड भेद को अपना चुकी है। बीजेपी अब जो है उसको हिंदुत्व के मुद्दे को ही आगे बढ़ाना है, तेजी से बढ़ाना है और जैसे जैसे हिंदुत्व का मुद्दा आगे बढ़ेगा इस समाज में विद्वेष और बढ़ने वाला है। कांग्रेस, इंडिया गठबंधन या जो भी विपक्षी घटक दल है वो समझिए कि आपस में टकराएंगे बीजेपी के साथ और ये समाज में समझिए एक बड़ा बिखराव की स्थिति पैदा करेगा यह चुनाव। मेरा तो यही मानना है। जी अखिलेश कुछ मनोज जी बोलना चाहते हैं? हाँ, एकदम बोलना चाहते हैं। देखिए एक टर्म है, जैसे कि हम कहते हैं ना कि ये बड़ा अवसरवादी है, जहां मौका मिलता है बदल लेता है। अवसरवादी चिंतन भी किया जाता है, उसके लिए एक टर्म है अपॉर्चुनिस्ट थिंकिंग। 1950 में जब जमींदारी एबोलिशन एक्ट आया, कांग्रेस का एक बड़ा एजेंडा, कांग्रेस एक तमाम सोशलिस्ट एजेंडे पर आजादी के पहले से चलती रही, किसान, मजदूर वगैरह वगैरह। और जमींदारी एबोलिशन एक्ट आने के बाद बिहार के, खास करके बिहार के बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स जो कांग्रेस के लीडर थे और वो जमींदारी एबोलिशन एक्ट की मार न सहने पाए, उन्होंने तुरंत जो है अपना पूरा तौर तरीका बदल दिया और वो जितने जो लैंडलॉर्ड्स थे वो कांग्रेस के लीडर बनने लगे, क्यों? हम अपनी जमीन बचा सकें। तो इस तरीके से हम लोग जितनी पॉलिटिकल की आइडियोलॉजिकल नैरेटिव होती है उसके हिसाब से हम रंग बदल करके और चोला ओढ़ लेते हैं। ठीक उसी तरीके से जो डायनेस्टी पॉलिटिक्स की जो पैरोकारी करते हैं, मेरा इस पर बहुत लंबा चौड़ा काम है, इस पर एक से एक तर्क दिए जाते हैं। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, खिलाड़ी का बेटा खिलाड़ी, वहां पर सुनील गावस्कर का बेटा सबसे बड़ा क्रिकेटर हुआ रहता, लेकिन वह उसके काबिल नहीं था। लेकिन पॉलिटिक्स में क्या है और फिल्म इंडस्ट्री में इट्स ऑल अबाउट प्रोजेक्शन। आपको ऐसे प्रोजेक्ट किया जाता है, लेकिन देर सवेर जनता उसको नकारती है। दूसरा चीज, जो हमारे दया सिंह जी जो इतने एग्रेसिव रहते हैं गोलवरकर और आरएसएस की आइडियोलॉजी पे, हम लोग भी उसको एग्रेसिव रहते हैं। हम किसी तरीके की आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के खिलाफ है। लेकिन दया जी माफ कीजिए, आप जितने राजनीतिक अपने तर्क देते हैं सब में सिख कम्युनिज्म को बढ़ावा देते हैं, गुरुओं का, गुरुवाणी का। व्हाई आर यू टॉकिंग ऑल दिस थिंग्स इन द पॉलिटिकल डोमेन? आप एक सेकुलर राजनीति करते हैं तो डोंट टॉक अबाउट एनी रिलीजियस इडियम्स, आपको नहीं करना होगा। सेम वे कास्ट पे, सेम वे हर चीज पर लागू होता है। और जब फेयर कंपटीशन जब होगा, सुन लीजिए, जब फेयर कंपटीशन होगा, अच्छी बात बोल रहे हैं मनोज जी, अच्छी बात बोल रहे हैं, आप सुन लीजिए। हाँ दया जी सुन लीजिए, बिल्कुल पॉलिटिक्स का टैग नहीं लगा सकते आप। ये बात तो मैं परवाह नहीं कर सकता। केवल और मैं उस पर
ये क्या बात हुई, आप इनिशिएट करें। मैं उस बात पर हमारे लिए आपसे ज्यादा आदरणीय है, पॉलिटिक्स नहीं की हमारे लिए बहुत आदरणीय है, लेकिन राजनीतिक डोमेन में इसकी चर्चा मत करिए। करके मुझे एक्सप्लेन करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मैं एक्सप्लेन ही ना करूं और मैं आपकी बात को मान लूं कि किस आधार पर नैतिक आधार पर आलोचना करेंगे। जब आप खुद वही तरीका अपनाएंगे तो आपका मोरल हाई ग्राउंड कैसे होगा उस पर अटैक करने का? देख रही है तो हिंदूवादी पॉलिटिक्स जो है कम्युनल हो सकती है, सिखवादी और मुस्लिमवादी को तो आप माइनॉरिटी को क्या कम्युनल पॉलिटिक्स कहेंगे? आप मुसलमानवादी के विरोध है, हिंदूवादी, सिखवादी या मुसलमानवादी राजनीति से एलिनेट कर दे और हिंदुत्व की राजनीति करे तो कैसे एक्सेप्ट कर लेगा कोई? ये सिख तो मेरी स्टील में रहता है, ये पॉसिबिलिटी ऐसा होगा तो अकाली को हराया क्यों? आप अकाली दल जो है ना कम्युनल पॉलिटिक्स करता है, सिख को आखिर अकाली दल को हराते हैं कि नहीं? में कर दिया, बहुत बढ़िया धारा से अलग अलग कर दिया। क्या वो अपनी बात भी ना कहें और अपनी बात बंद करते? देखो माइनॉरिटी कम्युनलिज्म और ये अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता और बहुसंख्यक सांप्रदायिकता के बहस को देश ने देखा है। सूडो सेकुलरिज्म और सूडो मैजॉरिटेरियनिज्म कम्युनलिज्म जो है वो बहुत खतरनाक होता है। नहीं बिल्कुल, आपको ये एहसास करना पड़ेगा बाबा कि मैजॉरिटेरियनिज्म जो है और मैजॉरिटेरियन कम्युनलिज्म है, जो माइनॉरिटेरियन कम्युनलिज्म है, उनकी तो मजबूरी है वो इकट्ठे ना रहे तो शहीद हो जाए आपके इसलिए उनको तो इकट्ठा रहना पड़ेगा। उनके पास चारा क्या? देश के बहुसंख्यक हिंदुओं ने 1947 में देश बांट लिया। इस देश के बहुसंख्यक हिंदुओं ने पूर्वी पाकिस्तान बांट लिया। देखिए बात को दयाजी समझना, अगर गांधी ना होते तो आपने अम्बेडकर ने क्या आखिर इस धरती एक बात ये करें कि मैं भारत माता कह रहा हूं, आप भी मादरे वतन कहिए, मैं भी इस मिट्टी को माँ कह रहा हूं, आप भी माँ कहिए, लेकिन आपके लिए धर्मशाला हो तो ये बात नहीं चलेगी। दोनों तरफ से बात हो और इसको यह कह करके यहाँ में आप मेरे ऊपर लगा के ना करें। आपके लिए धर्म, आपके लिए भारत माता हो सकती है, मेरे लिए वो भारत देश है। मैंने उसको बनाया है, मैंने उसका निर्माण किया है, मैंने उसका देश बनाया है। बस यही फर्क है मेरे और आप बाप की पत्नी के हैं। नहीं एक बात देखिए, फिर आप भारत माता को इस रूप में जब पेश करते हैं, यही समस्या बहुसंख्यक समस्या भूगोल का टुकड़ा है। देखिए नहीं, हम धरती को भूगोल नहीं है, भारत को भारत देश हमने बनाया जो है, आप इसको भारत देश बनाना ही नहीं चाहते थे। आपके लिए गंगा जो है का मिशन। अच्छा बहस करेंगे, समय हो गया। आप अपनी बात को इस ढंग से पेश नहीं कर सकते। नहीं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी विद्वता को सम्मान करता हूँ। बहस लेकिन आज ही बोल देंगे तो कल आडवाणी जी को बकस दीजिए। दया जी आडवाणी जी की उम्र हो गई है, उनको बकस दीजिए, ब्लू स्टार बकस दीजिए। आडवाणी जी कहाँ से सिखों के संग्रह के लिए नानाजी देशमुख जिसने 1984 ब्लू स्टार ऑपरेशन का हक किया, उसको भी आप भारत रत्न दे देंगे तो क्या सिख इस बात पे नहीं बोलेंगे? क्या वो चुप हो जाएंगे? विमल जी का रेड स्टार है, यचुरी का भी स्टार है। आप वामपंथियों के स्टार को लीजिए, पूरे स्टार छोड़ दीजिए। आप जो है नमस्ते बने रहिए हमारे साथ में। इसी तरह की तीखी बात जारी रहेगी। कल फिर जो है अगले चरण में जो हम लोग जाएंगे। आज तो चौधरी चरण सिंह के क्षेत्र में दूसरा चरण जो समाप्त हो गया, अब जो है अगले चरण में जाएंगे तो और भी कल तो निश्चित रूप से कोई नया मुद्दा होगा, परसों भी नया मुद्दा होगा। नए मुद्दों पर दया जी की बहस जारी रहेगी और दया जी के हम राजयोग की हम लोग बहुत मंगल कामना करते हैं कि दया जी भी शायद आने वाले दिनों में भावी सांसद का एक नेम प्लेट बना रहे हैं, जैसे कि मोदी जी ने कभी नहीं दया सिंह भी भावी सांसद का नेम प्लेट बनने दे दिए हैं। जैसे मोदी जी से बहुत सीखा है, उन्होंने भावी मुख्यमंत्री का विजिटिंग कार्ड छापा है। आप भी छाप लीजिए, बने रहिए हमारे साथ में, बने रहिए। शुभ रात्रि, सबा खैर, अपना ख्याल रखिए। कल गंभीर मुद्दों पर गंभीर बहस करेंगे। नमस्ते, शुभ रात्रि।